इब्तिदा है कदीम कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये वो अल्फाज हैं जो करीबन 4 दिहाइयों तक पाकिस्तानी अवाम ने और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों ने और वो लोग जो कि उर्दू जबान समझते हैं, देखते हैं, उन तक पहुंचे और पहुंचे तारिक अजीज साहब की जबानी, जो कि आज हमें नहीं रहे। अफसोस की बात तो ये है कि आज जब हम इस अजीम शख्सियत की बात कर रहे हैं, जिनकी यादों की बात हम कर रहे हैं, वो आज हमें नहीं है। और ये अल्फाज जिनको हम मुसलसल सुनते रहे, बहुत सारे मुझ जैसे लोग, मुझसे पहले वाले और कुछ हद तक हमारे जूनियर्स भी ऐसे हैं जो कि इस आवाज़ को सुनते हुए बड़े हुए, अब दोबारा इस आवाज़ को कभी नहीं सुन पाएंगे। आज तारिक अजीज साहब का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान टेलीविजन के साथ तारिक अजीज साहब का ताल्लुक आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। वो पहली आवाज़, वो पहली शक्ल, वो पहला चेहरा जो पाकिस्तान के अवाम ने टीवी स्क्रीन पे देखा, वो तारिक अजीज साहब का था। वो पहली आवाज़ जो किसी मेल अनाउंसर की पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखी और सुनी, वो तारिक अजीज साहब की थी। तारिक अजीज साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत, तारिक अजीज साहब की लाहौर से मोहब्बत और तारिक अजीज साहब की पाकिस्तान टेलीविजन से मोहब्बत, यकीनी तौर पर इसका कोई सानी नहीं था। उनके चेहरे में नजर आती थी, उनकी बातों में नजर आती थी, हम सुनते थे, हम देखते थे। वो एक चलता फिरता पाकिस्तान का एक नक्शा थे, एक इंसाइक्लोपीडिया का ऐसा जरिया थे हमारी कौम के लिए, जिसने अपने जैसे कई लोगों को इंस्पायर किया। कई लोगों ने तारिक अजीज बनने की कोशिश की, हम जैसे कई लोगों ने उनको बोलता देखकर बोलने की कोशिश की, बोलने का हुनर सीखने की कोशिश की। आज जब हम तारिक अजीज साहब की रहलत की बात कर रहे हैं तो दिल तो रंजीदा है ही, लेकिन उस नुकसान के ऊपर सबसे ज्यादा सोचने का और बात करने का दिल चाहता है, जो नुकसान आज पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री को एंड मोस्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान टेलीविजन को इट्सेल्फ हुआ है। तारिक अजीज साहब को यकीनी तौर पे हम नहीं, हमारी सभी आने वाली नस्लें, मौजूदा पाकिस्तान के सभी लोग सलाम पेश करते हैं। और हमें यकीन है कि जब तक पाकिस्तान में टेलीविजन रहेगा और यकीनी तौर पे हमेशा रहेगा, तारिक अजीज साहब का नाम बतौर पहली आवाज़, बतौर पहली शक्ल जो पाकिस्तान के लोगों ने देखी टेलीविजन पर, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। इसी हवाले से हमने इस नशिस्त का एहतमाम किया है और कुछ आम मेहमानों को भी दावत दी है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ तारिक अजीज साहब की ज़िंदगी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं तारिक अजीज साहब के बारे में बात कर रहा हूँ आज, पाकिस्तान टेलीविजन पर बैठ के बात कर रहा हूँ। ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। तारिक अजीज साहब 28 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश इंडिया के शहर जालंधर में पैदा हुए। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन के साथ बाकायदा तौर पर आगाज़ किया अपने फ़नी सफ़र का। 1974 में जो गेम शो अपना लॉन्च किया, पाकिस्तान का पहला और समहाउ बरसगीर का पहला मशहूर तरीन गेम शो लॉन्च किया तारिक अजीज साहब ने, नीलाम घर के नाम से। और उसके बाद अगर कोई शख्स एक ब्रांड के तौर पे पूरे मुल्क में मकबूल हुआ, जिसको पूरे मुल्क ने जाना और इस मुल्क के तवस्सुत से पाकिस्तान टेलीविजन के रेफरेंस से पूरी दुनिया ने जाना, तो वो तारिक अजीज साहब थे और एक ब्रांड बना। इस वक्त हम आपको उनके नमाज जनाजा के कुछ लाइव शॉट्स भी दिखा रहे हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ा दिल अफसुर्दा है, बड़े बड़े भारी लम्हात हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो एक अमल, वो एक सिलसिला जिसकी तरवीज सारी उम्र तारिक अजीज साहब करते रहे, जिसकी जानिब तवज्जो दिलाते रहे कि एक दिन हमने दुनिया से जाना है। और उसके साथ साथ कई उनकी शायरी की हम अगर बात करें तो उनकी शायरी भी इसके इर्द गिर्द घूमती है कि जब आदमी नहीं रहेगा,
تو اس کے بعد اس کو کیسے یاد کیا جائے گا. اور ہمزاد ان کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جو ایک چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عظیم شخصیات پاکستان کے اندر کس قدر بڑی بڑی شخصیات پاکستان نے پاکستان کی دھرتی میں پیدا کی اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. ہم یہ آپ کو مناظر بھی ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ طارق عزیز صاحب کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاید یہ 30 40 50 منٹ تو کیا کئی گھنٹے کئی دن ناکافی ہیں جو ان کی سروسز ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, پاکستان کے لیے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وہ نعرہ جو وہ لگاتے تھے وہ آج تک قوم کے دلوں میں زندہ ہے, اور پاکستان زندہ باد کا وہ نعرہ شاید ان جیسا نعرہ کوئی لگا نہیں پائے گا. دیٹس واٹ آئی بلیو. میرے ساتھ کمل نصیر صاحبہ موجود ہیں. شی آلسو نیڈ نو انٹروڈکشن. آپ ان کو جانتے ہیں, پہلی پاکستان کی خاتون نیوز کاسٹر کے طور پر, خاتون اناؤنسر کے طور پر پوری دنیا ان کو جانتی ہے. جس طرح طارق عزیز صاحب بطور فرسٹ میل اناؤنسر پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے موجود ہیں, کمل نصیر صاحبہ بھی یقینی طور پہ ایک ایسی ہی شخصیت ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. آپ ان کو ہمارے مختلف پروگرامز کے اندر جب بھی ہم ان کو مدعو کرتے ہیں یہ آتی ہیں, اور اس سے پہلے بہت عرصے تک یہی کام جو اب ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے بہت بخوبی کرتی رہی ہیں کمل نصیر صاحبہ. I'm honored کہ اس وقت میرے ساتھ اسکائپ لنک پہ ہیں اور طارق عزیز صاحب کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. کمل صاحبہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فی الوقت پروگرام مینیجر ہیں لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن کے, لیکن طارق عزیز صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزرا ان کا بطور پروڈیوسر. یہ پروڈیوس کرتے رہے ان کا پروگرام, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ لاہور سے ہی تعلق ہے کیسر صاحب کا بھی, اور لاہور سے ہی طارق عزیز صاحب بھی تھے, اور بڑی محبت تھی, بڑا رومانس تھا طارق عزیز صاحب کا لاہور کے ساتھ. تو ہم کیسر شریف صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے, اور کچھ مزید اہم شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے بتایا گیا کہ ایوب خاور صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ونس اگین پاکستان ٹیلی ویژن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈائریکشن اور پروڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں, ایک بہت بڑا نام اور اس وقت بھی میڈیا کے اندر بڑی سرکردہ شخصیت ہیں, بڑی زبردست اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے نام کے طور پہ موجود ہیں ہمارے بیچ میں. ایوب خاور صاحب بھی ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں. آپ تینوں صاحبان کا, تینوں مہمان شخصیات کا, کمل نصیر صاحبہ اور کیسر شریف, ایوب خاور صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے کمل نصیر صاحبہ آپ ہی سے میں آغاز کروں گا. آپ کی کچھ آڈیو بیپرز میں نے سنے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر, آپ کو طارق عزیز صاحب کے بارے میں بات کرتے سنا. کہہ دیجئے کیا کہنا چاہتی ہیں. طارق عزیز اب ہم میں نہیں ہیں, جہان فانی سے جا چکے ہیں, ان کی نماز جنازہ ہو رہی ہے. بہت مشکل, بڑا کڑا وقت ہے ایک لیجنڈ کو اس طریقے سے جاتے دیکھنا. کمل نصیر صاحب. عجیب مانوس شخص تھا, آیا ادھر چلا گیا. میرے ساتھ طارق کا جیسے آپ نے کہا 26 نومبر سے پہلے کا ساتھ ہے, اور براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے حوالے سے ہے, اور 26 نومبر کے بعد تو خیر ہر روز کا ساتھ 2 لوگوں کا کیو شیٹ پکڑا دی جاتی تھی, تو اس میں بانٹ لیتے تھے کہ اس کی اناؤنسمنٹ طارق کریں گے اور اس کی اناؤنسمنٹ میں کروں گی. اور پھر شام شروع ہو جاتی تھی, اور وہاں ایک الیکٹرک کا سما ہوتا تھا, اس لیے کہ کسی وقت بھی فلم ٹوٹ سکتی تھی. ہمارے پاس ایڈز تو تھی نہیں, کمرشلز تھے نہیں, تو اپنی آواز اور اپنی اس پر ہی ہمیں وہ ٹائم کور کرنا ہوتا تھا. طارق میرے لیے ایک عزیز ترین دوست تھے, ایک ساتھی جو ہمیشہ پھر زندگی میں بعد میں ایک فیملی کی طرح میرے ساتھ رہے. اگر میں ٹیلی ویژن پہ نہیں بھی آ رہی تھی باقاعدہ, تو ہم ہمیشہ رابطے میں رہتے. بہت سے شوز ہم نے اکٹھے کیے, 6 سپٹمبر کا ہو, 14 اگست ہو, 23 مارچ ہو, پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ ہو. کمل صاحبہ, معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا پڑے گا. میں براہ راست اس وقت اناؤنس کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو, بلکہ ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہتے ہیں اور جو ہی ہمیں شارٹس وہاں سے موصول ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم براہ راست بھی اس وقت ایک لیجنڈ طارق عزیز صاحب, ایک برانڈ پاکستان کا بہت بڑا نام, جن کی وجہ سے پی ٹی وی اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے طارق عزیز صاحب اور پاکستان ٹیلی ویژن. اس وقت ان کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کی جا رہی ہے, اور جو ہی ہمیں اس حوالے سے شارٹس موصول ہوتے ہیں, لائیو سینس موصول ہوتے ہیں, ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. کمل صاحب پلیز جاری رکھیے گا, اور دوبارہ میں آپ کو اسی وقت روکوں گا جب دوبارہ ہمیں لاہور لنک کرنا ہوگا. جی کمل صاحب. تو ایک زندگی اس وقت میں عمر دیکھیے کتنی کم تھی, اور ایک گروئنگ اپ اکٹھے, اور ایک ایسی آرگنائزیشن جس کو لیڈ اسلم اظہر صاحب جیسے, اور فضل کمال اور آقا ناصر جیسے لوگ آئے بات میں, تو
وہ ایک جو فیلنگ تھی کہ ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے وہ اس میں بہت ہے. جیسے میں میوزک کے پروگرام بہت کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نا کوئی گلے سے گاتا ہے اور کوئی سینے سے گاتا ہے. تو سبھی سینے سے بولتے تھے, جو ان کے دل میں تھا, جو جذبہ وہ لے کے ساتھ چلتے تھے, وہ اور جو سچائی تھی اس کے الفاظ کی, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کسی کے لیے بھی. اور وہ ایک بہت بڑا ستون ہے براڈ کاسٹنگ کا اس ملک میں, اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری کا حصہ ہے, جو ہمیشہ ہمیشہ جب بھی پاکستان ٹیلی ویژن کا نام آئے گا, اپنی ثقافت کا نام آئے گا, تاریخ کا نام کیسے کوئی ہٹائے گا یا بچائے گا, وہ تو ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ ان کا میرا ساتھ جو ہے وہ دوستی کا بھی ہے. ہم لڑتے بھی بہت تھے. ان کو ریڈیو پہ بھی جا کے کبھی ڈرامہ کرنا ہوتا تھا تو رات کی لیٹ اناؤنسمنٹ جو ہوتی تھی اس پہ ہم کئی بار لڑتے تھے کہ 9 بجے کو ہم بہت لیٹ سمجھتے تھے ان وقتوں میں, اور مجھے گھر جانا ہوتا تھا. تو اس کا ڈرامہ جب ہوتا تو ان کی میری تھوڑی جھڑپ بھی ہو جاتی. لیکن ساری زندگی ہم نے ایک باہمی عزت و احترام آپس میں رکھا. اس جیسا تو میں کبھی بول نہیں سکی, اس جتنے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. اس کے پاس تو وکیبلری کا ایک خزانہ ہے وہ, بالکل اس قدر مطلب الفاظ, اور ایک دم سے جب ہم اسٹیج پہ شو ہم نے کیے جو بہت دن ہمارے نیشنل ڈیز وغیرہ جو تھے ان کے شوز پہ ہم اکٹھے بہت بار ہم نے اکٹھے شوز کیے. یہ بہت یادیں یقینی طور پہ آپ کی. ایک آخری ٹویٹ جو طارق عزیز صاحب کی اس وقت ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ اس کو ری ٹویٹ بھی کیا جا رہا ہے, لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے کہ ایوب خاور صاحب کی جانب جاؤں, میں اس ٹویٹ کو پڑھنا چاہتا ہوں. طارق صاحب کی یہ ٹویٹ شام 7:40 پر 16 جون 2020 کو کی گئی, جس میں کچھ ایسے لکھا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وقت تھم گیا, رواں دواں زندگی رک گئی ہے. کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی. نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے, ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آتی. یہ طارق عزیز صاحب کے ساتھ منسلک ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. آئی بلیو کہ ان کی اپنی ٹویٹ ہے, الفاظ سے تو یہی لگتا ہے, لیکن وہی بات ہے, ایسے کئی لاکھوں ہزاروں کروڑوں الفاظ طارق عزیز صاحب کے جو انہوں نے کہے اپنے اس فنی کیریئر کے اندر, یقینی طور پہ ہم ان کو ٹریبیوٹ دیتے رہیں گے. ایوب خاور صاحب, ہم اگر انفرادیت کی بات کرتے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک تو منفرد طارق عزیز صاحب اس لحاظ سے ہو گئے کہ وہ پہلی آواز, پہلی شکل تھے جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ آئی. ایک تو یہ اعزاز ان کو حاصل ہو گیا جو کبھی ان سے نہیں لیا جا سکتا اور تاریخ میں امر ہو گئے. لیکن اس کے باوجود وہ محض ایک اناؤنسر, ایسے اناؤنسر نہیں تھے جنہوں نے پہلی اناؤنسمنٹ کی اور اس کی وجہ سے ان کو یاد رکھا گیا. انہوں نے اپنے کیریئر کے 40 سال اس ادارے کو اور اس فن کو دیے, اور اسی طرح بام عروج پہ رہے جس طرح انہوں نے آغاز کیا. ایسا کیا تھا طارق عزیز میں جو ان کو منفرد کر گیا اس سارے سفر کے اندر؟ بنیادی طور پر, السلام علیکم جی, بنیادی طور پر طارق عزیز صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی کریٹو آدمی تھے. ہر اینکر کریٹو نہیں ہوتا. چیزیں یاد کر کے اور یاد کرنے کے لیے دوسروں کی مدد لے کر یا اسکرپٹس لے کر, یہ سارا جو کچھ بھی ہوتا ہے سارا پروسیس جو بھی کسی عام اینکر کے لیے, وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے. ان کی روح جو ہے نا دراصل وہ بولتی تھی جب وہ مائک آن کرتے تھے. لفظ اترتے تھے ان کے دل و دماغ پر, اور ان کا جو لب و لہجہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان میں کیا انفرادیت ان کی آواز کے کارڈز تھے جن کو وہ پراپر جگہوں, پراپر جگہوں پہ یوز کیا کرتے تھے اور نیچرلی یوز کرتے تھے, ارادتاً یوز نہیں کرتے تھے. پھر وہ جذبہ جو ایک اینکر کے دل میں ہوتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ وہ پاکستان زندہ باد جب نیلام کر کے آخر میں کہہ دیتے تو لگتا تھا کہ پورا پاکستان بول رہا ہے ایسے. وہ جو جذبہ اور یہ جو سب چیزیں ہیں نا, یہ اتار چڑھاؤ اور لب و لہجہ اور آواز کے گرینز. ابھی کمل نصیر صاحبہ کی بات ذرا میں سن رہا تھا کہ مجھے اس طرح نہیں آ رہی تھی جیسے آپ کی آواز آ رہی تھی مجھے, لیکن بہرحال یہ تربیت ہے بیسیکلی ریڈیو پاکستان کی. ریڈیو پاکستان ایک ایسی درسگاہ تھی جس کے اندر سے
यानी बहुत नुमायां कामयाबियां हासिल करके लोग टेलीविजन में आए थे। तो दरअसल टेलीविजन चलाने वाले भी बेसिकली रेडियो के लोग थे। फजल कमाल साहब, आगा नासिर साहब, असर अजहर साहब गालिबन थे या नहीं मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन बाहर उनका अपना जो एक लबो लहजा था और उनकी अपनी शख्सियत थी, उनके गुफ्तगू और कम्युनिकेशन का जो अंदाज था, तो ये सब लोग जो है ना बेसिकली इन्होंने बुनियादें डाली हैं ईंटों से नहीं, अपने फन की नजाकतों से इस इमारत को उन्होंने मामी उरूज तक पहुंचाया। सही, बिल्कुल और उसमें कमल नसीर साहिबा और अभी कमल नसीर साहिबा से कुछ देर पहले बात भी हो रही थी, क्योंकि वो उनकी इब्तिदाई हमसफर थी और आज तक यानी उनके ताल्लुकात आपस में, यानी वो ये उस जमाने के लोग हैं। मैं अपने आप भी उस जमाने में शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त इन लोगों को देखता था और मैं बल्कि लोग हैरत और तजस्सुस ये कुछ इस तरह की कैफियतें होती थी कि जब ये बोलते थे तो इनहेल करता था मैं इनके बोला जाऊँ। खुशकिस्मती से खुद शायर अदीब हूँ, प्ले राइट भी हूँ और ड्रामा डायरेक्टर भी हूँ, और ये मेरी जिंदगी भी इसी दुनिया में गुजर रही है, अभी भी गुजर रही है। तो इनको करीब से देखने का मौका मुझे मिला तब उस वक्त जब कराची में सूरत हाल कुछ दिगरगुन हुई, तो वहां से कुछ लोग शिफ्ट हुए थे पंजाब में, लाहौर के खास तौर पर। तो पाकिस्तान टेलीविजन ने नीलाम घर भी यहाँ शिफ्ट कर दिया। उससे पहले मैं जब कराची स्टेशन में हुआ करता था और ये भी हुआ करते थे, तो हम तो दरवाजा खोल के सिर्फ देखते थे उनको। ये लार्जर देन लाइफ लोग, ये उनकी शख्सियत का एक करिश्मा था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, और इंतहाई इख्तिसार से गुफ्तगू करने वाली शख्सियत। लेकिन नीलाम घर का जो टाइम हुआ करता था नॉन स्टॉप, जिस जज्बे से आप उनको सुनते थे, हैरत होती। जज्बा, और उसके साथ साथ जिस तरह का, यकीनी तौर पे कतई कलामी की माजरत अयूब खावर साहब, जिस तरह का प्रोग्राम नीलाम घर था, उसके लिए एक बड़ी एनर्जी, बड़ी कुव्वत चाहिए होती थी आपको, बड़ा वो थ्रिल चाहिए होता था उसको लेके जाने के लिए। पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा, और जारी बात है रिकॉर्डिंग में तो ज्यादा वक्त लगता होगा, उस वक्त बराह रास्त प्रोग्राम्स का सिलसिला नहीं होता था, तो वो जो एनर्जी थी वो थ्रू आउट मुसलसल एक साथ एक जैसी रही उनके अंदर। मजे की बात यह कि पीटीवी से उस वक्त भी ऐसे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है ना वो चल रहे थे, लेकिन उन प्रोग्राम्स की जो पेश हुआ करती थी या लबो लहजा हुआ करता था, वो और तरह का हुआ करता था। ये इनका अपना क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल सही। किस तरह आपने खींचना है अपनी तरफ। बिल्कुल सही। कैसर शरीफ साहब भी चूंकि साथ मौजूद है, मैं जरा कैसर साहब की भी राय। कैसर साहब, जो एक अनाउंसर होता है, एक एंकर या एक जो कंपेयर होता है, उसकी बेसिकली लोगों को लगता है कि शायद ये एक ही तरह का काम है जो एक ही शख्स कर सकता है। हालांकि ये मुख्तलिफ किस्में एक काम की, जिसको शायद हर शख्स एक काम के अंदर जिसे कहना चाहिए कि परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अशखास ऐसे होते हैं वो जब भी एक ही तौर के एक काम को मुख्तलिफ अतवार से करने की कोशिश करते हैं, एक ही काम को मुख्तलिफ तरह से करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हर तरह के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से उस काम को कर पा रहे हैं। तारिक अजीज साहब की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी, अगरचे कि उनकी वजह शोहरत नीलामगर बना, लेकिन वो एक बेहतरीन मेजबान के तौर पर भी दुनिया उनको जानती है। तो आप इस खूबी के बारे में क्या कहेंगे तारिक अजीज साहब की? देखिए, मैं तारिक अजीज साहब, आज जो हुआ तारिक साहब, और मैं पहला शख्स था जो उनके घर पहुंचा, क्योंकि मेरा घर उनके नज़दीक था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली तो मैं उनके घर गया और तारिक साहब और उनकी मिसेज भाभी हाजरा हमारी वो खड़ी थी, तो वो मुझे बड़े प्यार से मिली और कहती कि देखो तुम्हारे तारिक साहब चले गए। तो मैं तारिक साहब को देख रहा था और मेरे दिल भी फटने को था, और देख के मैं परेशान, और मैंने पूछा कि क्या हुआ। कहते इतने प्यार से, इतने तहम्मुल से वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं कि मैं देखती रह गई, कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये अभी तो ठीक ठाक थे और अभी इन्होंने दिल पे हाथ रखा है और डॉक्टर ने कहा है कि जी ये चले गए। तो जहां तक तारिक साहब की शख्सियत का सवाल है, तारिक साहब हम जैसे जो बिल्कुल नए नए जब पीटीवी में आए और हमने तारिक साहब से कभी हिम्मत करके कहा कि तारिक साहब हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, तो तारिक साहब ने हमेशा मोहब्बत की और हमेशा प्रोड्यूसर को कहते थे कि बेशक वो जूनियर मोस्ट होता था तो उसको कहते थे भाई बताओ करना क्या है। हम कहते थे कि तारिक साहब हमने आपको बताना, कहते नहीं यार तुमने सोचा हुआ है तुम बताओ।
हम तारिक साहब फिर अपने नोट्स, अपने जो भी उन्होंने क्यू कार्ड्स बनाने होते थे, वो अपनी हैंड राइटिंग में ब्लैक मार्कर से वो खुद लिखा करते थे और कहते थे कि मैं खुद लिखूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा और छोड़ दो। और फिर जब हमारे जैसे प्रोड्यूसर्स भी, बज़्म तारिक अजीज भी मैंने 2-3 एपिसोड्स उनके साथ किए, तो वो अपनी गाड़ी में रुक के इंतजार करते थे कि तुमने मेरे साथ जाना है। और जब प्रोग्राम शुरू होता था तो तारिक साहब उससे पहले गुमसुम बैठते थे, अपनी तैयारी करते थे, दुआएं करते थे। जैसे ही उन्होंने स्टेज के अंदर एंटर होना है, वो एनर्जी पता नहीं कहां से आती थी तारिक साहब के पास। और तारिक साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान या आप कह लें दुनिया की वाहिद शख्सियत और मेजबान थे जिनको जो अपने प्रोग्राम को ऐसे सजाते थे कि जब वो बैतबाजी का मुकाबला करते थे तो वो लगता था कि वो सब जो शायर हैं उनकी शायरी उनको जुबानी याद है। और किसी ऐसे शायर उनको जुबानी याद थे जिनका लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। उनकी वजह से लोगों ने शायरी करना शुरू की, लोगों को शायरी का शौक शुरू हुआ, बच्चों ने शायरी की किताबें याद करनी शुरू की, लोगों ने नसर पढ़नी शुरू की, लोगों ने और फिर जो उनकी एक स्माइल थी, जब वो आपको याद होगा कि जब वो शादीशुदा जोड़े को बुलाते थे और उसका सेगमेंट करते थे तो वो इतनी उनके चेहरे पर खुशी आती थी कि जैसे अपने बच्चे आ रहे हैं। और पूरा पाकिस्तान उस खुशी को महसूस करता था, पूरा पाकिस्तान। म्यूजिक आता था। और फिर तारिक साहब सिर्फ मेजबान अच्छे नहीं थे, तारिक साहब इंसान बहुत आला, बहुत कमाल शख्स। एंड कैसे साहब, ही वाज द मैन ऑफ आइडियाज। क्योंकि जब आप इस तरह के शो कर रहे होते हैं जहां पे मैसिव ऑडियंस आपके सामने होता है, उसमें इमीडिएटली ऐसे आइडियाज लेके आना कि जी किसकी जेब में बिजली का बिल है, किसकी जेब में निकाहनामा है, उसके लिए फिर उसी वक्त सोचना है कि उसको किस कंपनी का, किस ब्रांड का तोहफा उसके लिए अनाउंस करना। किसी की जेब में चम्मच है, किसी की जेब में छुरी है, किसी की जेब में फलाना है, किसी की जेब में फलाना पिछले सदियों वाला 5 रुपए का नोट है। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज उनको अचानक आते थे। और ये वाहिद एंकर थे, जब ये एंटर होते थे तो इनका इस्तेकबाल जो ऑडियंस थी वो खड़े होकर हमेशा करती थी। ये नहीं होता था कि तारिक साहब आए हैं और वो ऑडियंस जो है, ऑडियंस इनको देख के इनका ग्रेंजर इतना था कि वो खड़े होने पे मजबूर हो जाते थे। नो डाउट इन इट। और ये वो शख्सियत थे जो कि एक ब्रांड थे पाकिस्तान का, जिनको देखकर हमें पाकिस्तानियत का एहसास होता था। हमने उनको कभी कहा कि सर ये 2 मिनट की वॉइस ओवर है, बेटा कर देता हूँ। हमने उनको कभी कहा सर ये पढ़ना है, कभी उनके मुंह से इनकार नहीं सुना, कभी वो नहीं आ सके। कैसे साहब, ये असल में हम ऐसी शख्सियत की बात करें जिसपे मैं और आप मुसलसल बात करते रहें तो शायद यकीनी तौर पे वक्त कम हो जाएगा, अल्फाज कम पड़ेंगे, लेकिन उनकी जो शख्सियत है उसको हम उसका अहाता नहीं कर पाएंगे। वक्त मेरे पास कम है। आप दोनों शख्सियात, खासतौर पे कैसर शरीफ साहब, अयूब खावर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कमल नसीर साहब, आप हमारे साथ ही रहेंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से पहले मुझे एक शेर है पंजाबी का जो किसी ने भेजा है तारिक अजीज साहब का, मैं पढ़ देता हूँ फिर ब्रेक ले लेता हूँ। जनाब कि अज दी रात में कल्लावा कोई भी नहीं मेरे कोल, अज दी रात मेरे रब्बा नेड़े होके बोल। शायद आज की रात के लिए तारिक अजीज साहब ने कहा था। उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है लाहौर में, बल्कि की जा चुकी है। मजीद मनाजिर आएंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। इब्तिदा है कदीम कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं?
सब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूँ। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वते मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वते मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन सी की मिकदार तुर्श फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन सी की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन ए भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन का जखीरा मौजूद होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें विटामिन ए और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है। इब्तिदा है कदीमो कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। अजीम तारिक अजीज साहब को हम आज अलविदा कह रहे हैं। आज सुबह उनका इंतकाल हुआ लाहौर में और वहीं पे उनको दफन किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें मकामी अफराद ने और यकीनी तौर पे कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग तो उसमें शरीक नहीं हुए। और जैसे कि कैमरा शॉट से हमें मालूम हो रहा था कि मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। इसके मजीद भी हवाले से जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिल वक्त तारिक अजीज साहब के फ़नी सफ़र के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से, उनकी पाकिस्तानियत के हवाले से, उनकी लाहौर से मोहब्बत के हवाले से हमने अपने पहले सेशन के अंदर बात की, मजीद भी करेंगे। लेकिन उनकी इमरान खान साहब से भी एक खास कहना चाहिए कि मोहब्बत थी, एक खास ताल्लुक था। इमरान खान साहब को वो पाकिस्तान के लिए एक आखिरी उम्मीद समझते थे। मैंने एक इंटरव्यू जो उन्होंने एक निजी टीवी के ऊपर दिया, उसमें उनको कहते सुना कि अगर उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे और उनसे जब पूछा गया कि आप सियासी क़यादत में क्या किसी शख्सियत से उम्मीद रखते हैं कोई, चूँकि तारिक अजीज साहब खुद उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया था 1996 में। दिन 1997 में वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे। तो उन्होंने कहा कि एक शख्स के अंदर मुझे कुछ उम्मीद नज़र आती है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि हमारा देखा भाला नहीं है, हम चाहते हैं कि वो आए सामने और कौम उसको मौका दे, उसको मौका मिलना चाहिए। वो इमरान खान थे। 30 नवंबर 2014 को जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे लाहौर के अंदर, जब ये वाक़या हुआ अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर, तो उसके ऊपर तारिक अजीज साहब ने एक नज़्म जो थी वो इमरान खान साहब को डेडिकेट करते हुए, उनके नाम मंसूब करते हुए वो पढ़ी तैतो लफ्ज़ के तौर पर। उसमें आवाज़ यकीनी तौर पर तारिक अजीज साहब की है। वो नज़्म हमने आपके लिए ख़ास तौर पर उसको तैयार किया है कि आपको दिखाते हैं। सुनिए तारिक अजीज साहब का अंदाज़े का। लोगों में कीजिए तमाम हौसले, गवाही दें कि तुम खड़े। वफात के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले के सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताक़ों में जलते चिरागों की रोशनी ने नई मनाज़िल हमें दिखाई, नई मनाज़िल हमें दिखाई।
तुम्हारे चेहरे की बढ़ती झुर्रियों ने वल्वलों को नमूद बख्शी, वल्वलों को नमूद बख्शी। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ, तुम्हारी मट्टी का सड़ता सड़ता गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे स्याह झोंकों की तरह चिमटे तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तिकामत तो वो हमारा है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। जो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देगी कि तुम खड़े थे, कि तुम खड़े थे, कि तुम खड़े थे। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे। कहाँ से लाएंगे हम ऐसी आवाज, ऐसा अंदाज, ऐसा तलफ़्फ़ुज़, ऐसी अदायगी, ऐसा जोश, ऐसा वलवला जो तारिक अजीज साहब में था। यकीनी तौर पे आज कौम का बहुत बड़ा नुकसान है अगर हम इस बात को समझें। पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का, पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा नुकसान है। वक्त के साथ साथ घाव भर जाते हैं जब वक्त गुजरे, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त हमें खुशबख्श शुजात साहिबा टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान टेलीविजन से। आप इनको जानते हैं, बहुत मशहूर, बड़ा नाम, बड़ा फेस पाकिस्तान टेलीविजन का। उसके साथ साथ सियासत से भी अब वाबस्ता हैं। और ख्वाजा नजमुल हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वंस अगेन, साबिक डायरेक्टर प्रोग्राम्स, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए और बहुत बड़ा नाम इटसेल्फ पाकिस्तान टेलीविजन की प्रोडक्शन को लेकर। वो भी हमारे साथ स्काइप लिंक पे। आप दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। ख्वाजा साहब, मैं चूंकि कंवल नसीर साहिबा से तो इससे पहले भी बात हो रही थी, उन्होंने कुछ अपनी याददाश्तें हम तक पहुंचाई। आपने बहुत बड़ी शख्सियात के साथ काम किया। वन ऑफ देम इज जनाब तारिक अजीज, और ये वो लोग थे जो एक ही थे, जिसे वन एंड ओनली कहा जाता है। तारिक अजीज साहब, मैडम नूर जहां, मोइन अख्तर, आपने काम किया, आप इनको करीब से देखने का मौका मिला आपको। आज चले गए तारिक अजीज साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैं तो बिलीव नहीं करता कि वो हमें छोड़ के चले गए। वो हमारे दिलों में बसते हैं और बसते रहेंगे, अपने काम की वजह से भी, और जो हमारे साथ उनका मोहब्बत थी हमारी उनके साथ। ऐसे इतनी एनर्जी मैंने आज तक किसी भी एंकर के में नहीं देखी। सीढ़ियां उतरते थे, वे हंसते हुए मुस्कुराते थे, पूरे डायलॉग बोलते शो में। मैंने अभी तक तो कोई ऐसा एंकर नहीं देखा। देखिए कितने साल हो गए। अभी पीछे मैं कमल नसीर को याद होगा, हम 5 साल पहले एक प्रोग्राम, जनरल आसिम बाजवा उस वक्त डीजी ISPR होते थे, उन्होंने कहा कमल आप, तारिक और नजम रिक्रिएट करें 1964 का टेलीविजन। जिस दिन पहले दिन आप आई हैं, आपने अनाउंसमेंट की, तारिक अजीज ने की और नूर जहां आई थी, तो हमने नूर जहां के बजाय जिले हुमा को रख लिया। अब ये भी देखिए, जिले हुमा का वो आखिरी प्रोग्राम था। कमल आप बताएंगी कि वो कितना उस प्रोग्राम में हमें अच्छा लगा। हमने पूरे का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था वो पीरियड ही, जो वो पीरियड था ना 64 का, जब हमने शुरू किया। ये 5 साल पहले की बात है। और तारिक अजीज साहब का भी उसी तरह एनर्जी लेवल, उसी तरह उन्होंने अनाउंसमेंट की पहली, कमल ने भी उसी तरह अनाउंसमेंट की। वी नेवर फेल्ट के अच्छा, अब हमारी दोस्ती भी का लेवल भी तो देखे ना, कब से 70s से वी बिन वर्किंग टुगेदर। तारिक साहब के साथ कभी कोई मशवरा करना होता था या कोई चीज कहलवानी होगी या 2 मिनट की कमेंट्री करानी, बल्कि उस दिन ये वो 11 सेक्टर में मुझे याद है कि 250 बंदा बर्फ के नीचे हो गया था, तो वहां पे इन्होंने खड़े 2.5 मिनट की इन्होंने छोटी सी कमेंट्री की, विच इज समथिंग ग्रेट। यानी उन्होंने कभी एतराज नहीं किया ये 1 मिनट की या 2 मिनट की या 50 मिनट का प्रोग्राम है, उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खुशबख्श शुजात साहिबा, चूंकि आप पार्लियामेंटेरियन भी और उसके साथ साथ आप एक टीवी एंकर के तौर पे ओबियसली हम आपको जानते हैं, बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे। तारिक अजीज साहब की शख्सियत के हवाले से तो इजहार ख्याल कीजिए, उसके अलावा एक अपने इंटरव्यू में तारिक साहब ने जिक्र किया कि उनकी एक तसनीफ है जो आखिरी तसनीफ के तौर पे आने वाली है, अभी तक मार्केट में तो नहीं आई, फुटपाथ से पार्लियामेंट तक, जिसमें यकीनी तौर पे तारिक अजीज साहब ने अपने तजर्बात का जिक्र किया होगा। जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। आप तारिक साहब की शख्सियत का अहाता कैसे करती हैं? वो एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे भी, देन एज अ पॉलिटिशियन, देन एज एन एंकर, फिल्म स्टार, एक्टर, और उसके बाद फिर एक एंटरटेनमेंट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, एक मखलूक खुदा के लिए काम करने वाले एक शायर, बहुत बड़ी शख्सियत थे। प्लीज कहिएगा क्या कहना चाहती हैं आप? खुशबख्श शुजात साहब। खुशबख्श साहिबा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, और फुटपाथ से पार्लियामेंट तक एक जो तसनीफ है इसके बारे में हमें मालूम पड़ा है कि वो तारिक अजीज साहब की आखिरी किताब है, जो कि यकीनी तौर पे अगर जब मार्केट में आएगी तो हम पढ़ के जान सकेंगे कि उसमें उन्होंने अपने सफर को किस तरीके से बयान किया। कमल नसीर साहब, आप बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, आपके लिए ये लम्हा यकीनी तौर पर नया भी नहीं है, चूंकि इससे पहले भी कई लेजेंड्स को हमने इस तरीके से जाते देखा, उनकी बातें करते देखा, लेकिन तारिक अजीज साहब वाज अ ब्रांड। हम बात करते थे, तारिक अजीज साहब वो शख्सियत है जिनके बारे में मिसाल दी जाती थी, जिनका नाम इस्तेमाल किया जाता था। आज तारिक अजीज साहब जा रहे हैं, जो हमारे असरे हाजिर का मीडिया है, जो आजकल के अनाउंसर्स हैं, कॉम्पेयर्स हैं, एंकर्स हैं, उनके लिए तारिक अजीज साहब की शख्सियत क्या है आपके ख्याल में? कमल साहब, क्या होना चाहिए, यूं भी कह सकते हैं। देखिए, जो जैसे नजम मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, मतलब माय बेस्ट फ्रेंड इस वक्त वो हैं, मेरे प्रोड्यूसर भी हैं, और ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ना, जब आप अपने आप को फील करते हैं कि आप इस महक में या इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये तो दिल के मामले वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कोई कंप्यूटर की दुकान तो है नहीं। यहाँ जब आप अपने आप को उसके हवाले करते हैं तो आप उसकी इज्जत का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अपना तो जो आपका पर्सोना एक बन गया है वो है, लेकिन तारिक, देखिए हर एंकर को अब ये जो फॉपिंग होती है ना, जहाँ बेहतर हुआ, चलिए इकोनॉमिक्स है उन लोगों की, जरूर हो जाए, लेकिन जैसे रेडियो पाकिस्तान को हम मरते दम तक ऑन करेंगे, जैसे अयूब खावर ने, मेरे अजीज ने कहा था, उनके हम अपनी नोक पलक देर जबर वहां से दुरुस्त करके आए हैं और सिखाया गया है, और बहुत मेहनत से। तो तारिक की एक और बात उन्होंने किया, अपने फुटपाथ से बाहर तक का, हम 6 सितंबर कहीं 14 अगस्त का प्रोग्राम करने जा रहे थे, तो रस्ते में से जब हम गुजरे तारिक और हम सब इकट्ठे थे, मैं उनको लेके जा रही थी, हम दोनों उसको कंपेयर कर रहे थे, तो ये शायद 3-4 बरस पहले की बात, 3 बरस पहले की बात है। तो रस्ते में वो जब हम गुजरे हैं दाता दरबार के सामने से, तो तारिक कहने लगा, यहाँ मैं सो जाया करता था ऐसी घास, तो मेरा ड्राइवर हमारा वो बड़ा हैरान हो गया। क्या बात है कमल साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है। खुशबख्श साहिबा ने दोबारा भी ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूँ जरा मैं उनके भी तासुरात ले लूँ। खुशबख्श साहिबा, 1 मिनट के अंदर आप, चूंकि राब्ता मुनक़ता हो गया, 1 मिनट के अंदर प्लीज आप जो भी कहना चाहें तारिक अजीज साहब के हवाले। 1 मिनट तो बहुत कम है तारिक साहब, यकीनी तौर, लेकिन मैं ये कहूंगी कि कंवल यहाँ बैठे हैं, नजम साहब बैठे, वो हम असरों में से थे, मैं भी उनके हम असरों में से थी और उनसे मेरा ताल्लुक रहा। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन का जो खास तहजीबी कल्चर था, वो उसके नुमाइंदा थे, और इस तहजीबी कल्चर को आज लोग ढूंढ रहे, तलाश कर रहे, वो मिल नहीं जाते हैं, और वो अमीन थे इस चीज से, उनके अंदर पूरा पाकिस्तान टेलीविजन समोया हुआ था, और अगर उनका कोई तलफ्फुज़ की तारीफ कर रहा है, लहजे की कर रहा है, तो उनकी तो लोग कहते थे, उन्होंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट जो एक तहजीब थी और जो एक कल्चर था पाकिस्तान टेलीविजन का, वो उसको लेकर आगे बढ़े थे। मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी शख्सियत, आपने अभी कहा कि हमसे आज एक बहुत बड़ी शख्सियत दूर होगी, लेकिन मैं माजरत के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जैसे अभी कमल बैठी हैं, जैसे नजम साहब बैठे हैं, जैसे तारिक साहब थे, जाने के बाद तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान टेलीविजन में हमें कहाँ नजर आ रहे थे तारिक साहब, कहाँ खड़े थे तारिक साहब, पाकिस्तान टेलीविजन ने उनको याद किया, उनकी वफात के बाद हम याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है,
لیکن موجودگی میں جہاں ان کا مقام ہونا چاہیے وہ مقام ان لوگوں کو نہیں مل پاتا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو لیجنڈس ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو نہیں بلکہ میڈیا کو سرفراز کیا ہے. یہ تو آج آپ کو سارے چینلز نظر آ رہے ہیں اور ہر کیمرے ہر اسکرین پہ کوئی نظر آ رہا ہے, اس کے استادان گرامی یہ لوگ ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یقینی طور پہ ان کا جو مقام ہے وہ بہت ضروری ہے دیا جانا. اور ہم جتنا بھی کریں, یہ شخصیات اتنی بڑی ہیں خوشبخت صاحبہ, آپ نے خود بھی کہا, ہم جتنا بھی کر لیں یقینی طور پہ ان شخصیات کی جو خدمات ہیں, ایون آپ بھی ان میں شامل ہیں, وہ ہم اس کا ازالہ کر نہیں سکتے. اتنا مشکل کام ہے. میرے پاس وقت انتہائی کم ہے. بالکل آخری کلمات آپ اگر کچھ, کنول نصیر صاحبہ کچھ آپ کہنا چاہیں تو آپ ضرور کہیے, چونکہ ایک اتنا مشکل لمحہ لگتا ہے. مجھے یاد ہے جب معین اختر صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تھے, ہم نے ان کی نماز جنازہ براہ راست ایسے ہی ٹیلی ویژن پہ نشر کی تھی. مشکل ترین لمحات میں سے ایک تھا. اور آج طارق عزیز صاحب, اتنی بڑی بڑی شخصیات جا رہی ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ان کی ایک اپنی برکت تھی, اپنی رحمت تھی, لیکن اللہ کا ایک نظام ہے. جو بھی آپ کہنا چاہیں آخری لمحات میں. کنول صاحبہ. جی, جو خوش بخت نے کہا خوش بخت جیتی رہی ہے آپ. بہت خوبصورت بولنے والی خاتون, ایسی پرسنالٹی, اس کا پرسونا اتنا خوبصورت ہے. خوش بخت. میں آپ کے مینا بازار میں آئی تھی, اسی طرح میں کراچی طارق کے نیلام گھر پہ گئی تھی. طارق عزیز, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب وہ جیتے ہیں سب آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں تو ان سے کوئی فائدہ مستفید ہونے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان کو اون کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا تھا, ہم آپ سب کو اون کرتے ہیں, آپ بھی اون کیجیے. طارق ہمیشہ ہمارے دل میں سلامت رہو اور رہو گے, خیالوں میں کیا ہمارے پاس ہو ہر وقت. یہ باتیں آپ کی, آپ کے الفاظ, آپ کی پرسنالٹی جیسے بھاگ کے آتے تھے کرنے کو, کوئی انرجی. کنول صاحبہ بہت شکریہ. خواجہ نجم الحسن صاحب, خوشبخت شجاعت صاحبہ. طارق عزیز صاحب کی چند لائنیں ہیں جو ویسے ہی میرے سامنے آ گئیں تو میں نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں کی ہونا ہے, پتہ نہیں کی ہونا ہے, پچھلا پہرے شام دا دل نو عجب جی اداسی ہے. انج لگدا ہے سارے نگر دی کوئی وڈی چیز گواچی ہے. انج لگدا ہے جویں خلقت اپنے لہو دی پیاسی ہے. طارق عزیز صاحب کو الوداع. بات کرتے رہیں گے ہم الفاظ کی حد تک اور اس پروگرام کی حد تک الوداع. طارق عزیز ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. پاکستان زندہ باد. ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے, جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے.